क्वेश्चन नंबर 51 ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में है। पहली स्टेटमेंट बोलती है ओनली मेंबर्स ऑफ द नाटो अलायंस कैन जॉइन द ट्रीटी, और सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है अंडर द ट्रीटी ए मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन। तो यहाँ पे देखा, जैसा कि देख पा रहे हो आप, बी ऑप्शन करेक्ट है ना। और इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। वो क्यों गलत है वो हम देख लेते हैं। तो ओपन स्काई ट्रीटी जो सबसे पहले आई थी 1955 में आई थी, और यूएस प्रेसिडेंट लेके आए थे उसको, और डीएस्केलेट करने के लिए कोल्ड वार एरा के टाइम को, जो टेंशन थी उस टाइम, उसको डीएस्केलेट करने के लिए बेसिकली आई थी। इसमें क्या हुआ था, 1992 में साइन हुई थी नाटो मेंबर्स के बीच में और वर्साई पैक्ट जो कंट्रीज थी पहले की, उनके बीच में, है ना। इसमें क्या हुआ कि 2002 के अंदर फिर बाद में इफेक्ट में आई, और 35 सिग्नेटरी थे इसके अंदर, ठीक है, विद वन नॉन रेटिफाइंग मेंबर जो किर्गिस्तान है। तो एक्चुअली में इसमें केवल नाटो की कंट्रियाँ नहीं हैं, उसके अलावा भी कंट्रियाँ हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट सही है बिल्कुल पूरी तरह से। अंडर दिस ट्रीटी मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन विद लेटर्स कंसेंट। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है अंडर द ट्रीटी ए मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन, तो बिल्कुल ठीक हो जाती है सेकंड लाइन, है ना। तो इसमें कुछ नहीं होता है कि अलाउ किया जाता है एरियल सर्विलेंसी के लिए, और एरियल सर्विलेंसी की जाती है मिलिट्री इक्विपमेंट्स की, है ना, आर्टिलरी वगैरह की, और फिर चेक किया जाता है कि कुछ मतलब कि वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ हो तो नहीं रही है ना। तो यही होता है इस ट्रीटी के अंदर। तो इसमें ऑप्शन निकल के आता है बी। अब 52 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। जो क्वेश्चन है वो बातें करता है DTIS के बारे में, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बोलती है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन बाय ब्रिजिंग गैप्स इन डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट बोलती है द स्कीम इज लिमिटेड टू सेटिंग अप DTIs इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ओनली, ठीक है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट में तो ओनली आ जाता है, तो ये तो गलत होने की पॉसिबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाती है। और पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन बाय ब्रिजिंग गैप्स इन डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसमें आंसर निकल के आना चाहिए ए, ठीक है, क्योंकि ओनली लग जाने की वजह से सेकंड स्टेटमेंट की गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसमें आंसर निकल के आएगा ए, और बिल्कुल ठीक आंसर है। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मेक इन इंडिया जो है, गवर्नमेंट हैज़ अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर इन द कंट्री, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का, टू प्रमोट इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन विद ए स्पेशल फोकस ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ MSME startups by bridging gaps in defense testing infrastructure in the country. Setting up defense testing infrastructure will provide easy access and thus meet the testing needs to डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बेसिकली, ठीक है। तो जो पहली स्टेटमेंट है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर के लिए गलत क्यों हो जाती है, तो बोला गया है इसमें कि ओनली नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है, आगे देखो लिखा हुआ है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन यूपी एंड तमिलनाडु may be given performance for setting up of DTIs being the focus area. Thus, corridors have been selected as they are expected to support a large number of industries involved in defense and aerospace manufacturing in future. However, the scheme is not limited to setting up, not limited to setting up DTIs in DICs only. Okay. तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक हो जाती है, सेकंड गलत है। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। ओके, with reference to appellate jurisdiction of Supreme Court to grant special leave, which of the following statement is correct? It is applicable only to civil and criminal matters. It is discretionary power of the Supreme Court. तो देखो, only to civil and criminal matters, ये थोड़ा गलत होने की फिर संभावना बढ़ जाती है। और इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जिसमें आंसर बी निकल के आना चाहिए। हम देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। हाँ, बिल्कुल बी आंसर है, इसमें बिल्कुल बी है आंसर। और अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा। ओके, तो आर्टिकल जो 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट इज अथराइज टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट मार्शल्स। ओके, इट इज़ डिस्क्रिशनरी, कोर्ट मार्शल और मिलिट्री ट्रिब्यूनल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी और ट्रिब्यूनल्स हैं कंट्री के अंदर, उनसे जो पास किए गए मैटर्स हैं
उनको जो जजमेंट्स हैं, है ना, उनको अपील के लिए बुला सकता है सुप्रीम कोर्ट बेसिकली। इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर, हैंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। डिस्क्रिशनरी पावर है ये, तो मैटर ऑफ राइट के रूप में इसको क्लेम नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट whether final or interlocutor. Okay. It may be related to any matter like constitutional, civil, criminal, income tax, labor, revenue and advocates. तो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो, सिविल मैटर्स हो, क्रिमिनल मैटर्स हो, इनकम टैक्स हो, लेबर हो, रेवेन्यू हो, है ना, सबके अंदर, बहुत सारे मैटर्स के अंदर बेसिकली, और इसको यूज में लिया जा सकता है। तो केवल सिविल और क्रिमिनल जो मैटर्स बोले हैं, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, वो नहीं है, और भी मैटर्स इसमें आ सकते हैं। ओके। On the exercise of this power, Supreme Court itself held that being an exceptional and overriding power, okay, being an exceptional and overriding power, it has to be exercised, ठीक है, and with caution and only in special extraordinary situation. Okay. तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो आता है बी। ओके। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। ओके। With reference to the local self-government in India, consider the following statement. Local government is a subject under the concurrent list of the 7th schedule of the Constitution. The provision of part 9th of the Constitution do not apply to the UTs. तो देखो, डू नॉट अप्लाई टू द यूटीज जो पार्ट 7 है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और लोकल गवर्नमेंट इज ए सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए तो अलग से शेड्यूल बनाए गए हैं 11, 12, तो ये 7th शेड्यूल में तो कैसे आएगा? तो आंसर डी होने की पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी, बिल्कुल डी अब इसका आंसर है ही। ओके। तो इसमें मैंने जैसा कि मेंशन कर दिया कि लोकल गवर्नमेंट के लिए तो अलग से शेड्यूल बना दिए गए हैं, ठीक है। 7th शेड्यूल में तो क्या है कि 3 लिस्ट बताई गई हैं, ठीक है, लेकिन इनके लिए अलग से शेड्यूल बना दिए गए हैं। When Constitution was prepared, subject of the local government was assigned to states. मतलब फिर उस टाइम पे क्या थे? 7th शेड्यूल के अंदर थे स्टार्टिंग में। इट वॉज ऑल्सो मैंशनड इन द DPSP, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू ऑल गवर्नमेंट इन द कंट्री। ओके। तो ये DPSP में भी मैंशन किया हुआ था थोड़ा बहुत इसके बारे में कि भाई लोकल गवर्नमेंट वगैरह होनी चाहिए। ओके। रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ नाइन्थ यूनियन के अंदर जो एप्लीकेशन होगी 9th की, उसके बारे में बता रखा है कि प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज एंड शैल, मतलब इसके प्रोविजन लागू होते हैं यूटी के ऊपर, ठीक है। इन देयर एप्लीकेशन टू ए यूटी हैव इफेक्ट एज इफ द रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट वर रेफरेंस। ओके। तो इसमें बेसिकली ये ध्यान रखना है तो क्योंकि यूटी के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 239 है उसको लेते हुए, और यूनियन टेरिटरी हैविंग ए जो legislative assembly provided that the president may by public notification direct that provision of this part shall apply to UT। लेकिन प्रेसिडेंट है जो डायरेक्ट करेंगे पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू की जो ये पार्ट है ये यूटी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। देयर ऑफ सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज ही मे स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो बस, और तो यहाँ पे डी आ जाता है आंसर इसका। ओके। कुछ और लिखा हुआ है क्या? देख लेते हैं। नहीं, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब बेसिकली आपने इसमें बात की थी। अभी क्या हो गया है, जिससे रिलेटेड आर्टिकल 243L ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रोविजन ऑफ द पार्ट शैल। तो ये 243L बोलता है इस चीज़ को कि जो प्रोविजन है ये वाले वो यूटीज पे भी अप्लाई होंगे। शैल अप्लाई टू प्रोविजन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू यूटीज, ओके, एंड शैल इन देयर एप्लीकेशन टू ए यूनियन टेरिटरी, ओके, हैव इफेक्ट एज इफ द रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। ठीक है। हम अब फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है। इसमें बोला हुआ है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट विदड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल द एनेक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। जब तक कि अप्रोप्रिएशन बिल इनेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक पैसा नहीं निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो बिल्कुल सही, ठीक है, स्टेटमेंट ये लग रही है, सही लग रही है। इट इंट्रोड्यूस ओनली द लोकसभा, क्योंकि मनी बिल से रिलेटेड है तो लोकसभा में आना चाहिए, मतलब पैसे निकालने से रिलेटेड है ना बेसिकली, तो लोकसभा में आना चाहिए। तो इसमें आंसर सी होने की पॉसिबिलिटी है। सी है आंसर इसमें। अब हम देख लेते हैं कि क्या है इसका पूरा, क्या एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिकली। तो इसमें बोला है कि आर्टिकल 114 है ना, स्टेट्स दैट नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाई लॉ। ओके। फिर बोला हुआ है आगे, इसमें लिखा हुआ है बजट जो प्रपोजल होते हैं, बजट प्रपोजल्स वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द अप्रोप्रिएशन बिल इन द लोकसभा, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ये भी आपको ध्यान रखना है बेसिकली, है ना।
अभी क्या हो गया, कुछ और भी इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि पहले क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी कि आपका बजट आ जाता था, उसके बाद में जनरली क्या होता था कि दो जो स्टार्टिंग के मंथ होते थे उसमें दिक्कत आती थी, फाइनेंशियल क्रंच होता था, पैसा नहीं होता था, अलोकेशन के लिए पैसा नहीं होता था, क्योंकि सब बातचीत चल रही होती थी बजट के ऊपर, है ना। उसके ऊपर बहुत सारे अप्रोप्रिएशन बिल्स वगैरह, वोट ऑन डिमांड्स वगैरह रखी जा रही होती थी, है ना, डिस्कस वगैरह होता था बजट। तो उस टाइम तक 2 महीने का जो पूरा प्रोसीजर होता था उसमें कहाँ से पैसा आएगा, तो उसके लिए बोलते थे कि आर्टिकल 116 है उसने ऑथराइज किया हुआ था लोकसभा को टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट एक्सपेंडिचर फॉर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो 12 महीने में से 2 महीने का मतलब 1/6 पार्ट आप मतलब कि एस्टिमेट एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे ग्रांट किया जा सकता था, ये वाला सिस्टम पूरा था, है ना। इस प्रोविजन को क्या बोलते थे, इसको वोट ऑन अकाउंट भी बोलते थे, इस प्रोविजन को बेसिकली बोलते थे वोट ऑन अकाउंट, है ना। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हो गया, और 1/6 से निकाला जा सकता है, लेकिन अभी क्या हो गया है कि बजट हम थोड़ा पहले लेके आ जाते हैं 1 फरवरी के आसपास, और फाइनेंशियल हमारा 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ऑलरेडी पहले से एलोकेशन हो रखा होता है अमाउंट का, तो वो वाला इशू अब यहाँ पे थोड़ा वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। यही बताने की कोशिश इन लाइन के अंदर की हुई है, ठीक है। जो ये लाइनें लिखी हुई हैं इनके अंदर यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। With reference to the district planning committee under part 9 of the constitution, consider the following statement। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो पहला आता है, इट प्रिपेयर्स ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बाई कंसोलिडेटिंग द प्लान्स प्रिपेयर बाई पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड फॉरवर्ड इट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो बिल्कुल पॉजिटिव सी लाइन है, बिल्कुल ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड आता है, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी आर टू बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स। तो देखो इसमें थोड़ा डिस्प्यूट, क्योंकि जब भी आंकड़ा आ जाता है जैसे 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, 3/4 हो गया, तो यहाँ पे दिक्कत होने की संभावना होती है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा हमको कॉशियसली डील करनी पड़ेगी। तो ये गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्यों गलत है, हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो आंसर निकल के आता है ए। सॉरी, ये 57 नंबर के क्वेश्चन के साथ हम डील कर रहे हैं, हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन स्किप हो गया है बाई मिस्टेक, तो पहले हम 57 से डील कर लेते हैं। तो 57 में जो हम आंसर बता रहे थे, ए बता रहे थे, हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर, थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाने की बात चलती है, टू कंसोलिडेट द प्लान प्रिपेयर बाय पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये वाली बात है बेसिकली, है ना। अब इसमें मेजर जो पॉइंट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअली जो 2/3 की जो बात चल रही थी, वो 4/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शुड बी इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज 4/5, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो 57 के अंदर हो जाता है हमारा क्वेश्चन। अब 56 के साथ डील कर लेते हैं पहले हम, ठीक है, और 55 हमने कर लिया है, 56 के साथ डील कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर इंजॉयड बाई ए नेशनली रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। जब कोई पार्टी नेशनली रिकॉग्नाइज हो जाती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्या क्राइटेरिया है उसके लिए, देन इन दैट सिचुएशन कौन कौन से बेनिफिट्स है जो कि वो पार्टी इंजॉय करती है, उसके बारे में देखना है। तो पहला आता है, दे आर गिवन फ्री इलेक्टोरल रोल्स बाय द इलेक्शन कमीशन। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये बेनिफिट तो रहेगा ही नेशनल पार्टी बनने का, है ना। फिर इसके बाद, द इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट पार्टी कैन नॉट बी यूज बाई एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इन पोल्स अक्रॉस इंडिया। ये भी ठीक है। दे गेट लैंड और बिल्डिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेट अप देयर पार्टी ऑफिस। ये भी ठीक है बिल्कुल। तो पहले स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं, दे आर गिवन फ्री इलेक्टोरल रूल्स बाय द इलेक्शन कमीशन। तो आई थिंक ये भी ठीक ही है। तो इसमें डी आंसर आना चाहिए 56 के अंदर, हाँ डी ही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और ये ज़्यादा इसके ऊपर हमको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल है वो मैं बता देता हूँ कि जो नेशनल पार्टी होती है उसको 40 स्टार कैंपेनर्स मिल सकते हैं, जबकि जो नहीं होती है नेशनल पार्टी उसको 20 स्टार कैंपेनर्स ही मिलते हैं। और जो एक्सपेंडिचर होता है वो ट्रैवलिंग का, स्टार कैंपेनर्स का, सबका वो एक्सपेंसर जो होता है वो किसके ऊपर नहीं आता है, वो पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर नहीं आता है, इलेक्शन के एक्सपेंडिचर, है ना, और पार्टी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। और नेशनल पार्टी गेट द टाइम स्लॉट, नेशनल पार्टी होने के कुछ तो बेनिफिट होंगे ही, सिंपल सी बात है। तो उसको टाइम स्लॉट मिलता है नेशनल एंड स्टेट टेलीविज़न रेडियो पे लोगों को एड्रेस करने का और कन्वे करने का अपने मैसेज, ठीक है। और जो क्राइटेरिया था वो पिछले क्वेश्चन में हमने पहले देख लिया था पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 56 कर लिया, 57 हमने कर ही लिया है पहले ही। अब 58 के ऊपर हम आ जाते हैं बेसिकली। हाँ,
पैसा जो पीसा एक्ट है उसके बारे में बात है यहाँ पे, PESA, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज करके ये एक्ट है। इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, तो देखो क्योंकि ये एक्सटेंशन है पंचायती राज का, तो हमको बेसिक थीम के साथ चलना है कि इसमें और ज़्यादा एक्सटेंशन किया हुआ है ना शेड्यूल एरियाज के अंदर पंचायती राज का। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 होती है, द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी पंचायत कैन नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स। देखो क्योंकि यह शेड्यूल एरिया के अंदर है तो बिल्कुल इसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, तो इसके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल हैव टू बी रिजर्व फॉर दी शेड्यूल ट्राइब्स। हाँ, तो ये स्पेशल प्रोविजन है, नो डाउट। तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बिल्कुल इसको रिजर्व रखने की संभावना बनती है ना। तो पूरी तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आपका सी आएगा 58 का। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट जी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट है। अब थोड़ा सा पीसा के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो एक्ट है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज करके जो एक्ट है उसके बारे में देखते हैं। पीसा एक्ट जो है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द शेड्यूल एरियाज इन एवरी पंचायत शैल बी इन proportion of the population of the communities for whom reservation is out to be given under part 9 of the constitution. However, the reservation for scheduled tribes shall not be less than 1/2 of the total number of seats. तो बेसिकली लिख दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक हो जाती है। आगे हम चलते हैं। फर्दर, ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये देख लो आप, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट नंबर 2 को सही कर देता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो कलेक्टिव प्रिविलेज दिया जाता है उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी गई है, उनको हमको देखना है। पहली स्टेटमेंट बोलती है, पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स, डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स एंड ऑल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये एकदम, है ना। रोक भी सकती है, ठीक है, राइट टू प्रोहिबिट भी है, और खुद की चीज़ों को आगे पब्लिश करने का अधिकार भी पार्लियामेंट के पास है। दूसरा देखते हैं, पार्लियामेंट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज बी। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, पनिश किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल को ब्रीच करने के लिए उसके प्रिविलेज को। एंड थर्ड स्टेटमेंट बोलती है, पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजमेंट एंड रिलीज ऑफ ए मेंबर ऑफ द हाउस। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इसमें ऑल स्टेटमेंट ठीक है, तो इसमें आंसर निकल के आएगा डी। तो 59 का आंसर निकलता है डी बेसिकली। हाँ जी, बिल्कुल ये ठीक है। तो कलेक्टिव प्रिविलेज की जब बात आ रखी है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। ओके, तो जो कलेक्टिव प्रिविलेज है वो फिर हम देखते हैं 44 अमेंडमेंट 1978 ने रिस्टोर कर दिया था फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस। तो देख लो, पहले हम देखते हैं, प्रिविलेज बिलोंगिंग टू ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कलेक्टिवली आर इट हैज़ राइट टू ओके पब्लिश इट्स रिपोर्ट एंड ऑल दिस, ठीक है। फिर 44 अमेंडमेंट एक्ट के बाद रिस्टोर किया था फ्रीडम ऑफ प्रेस को, है ना, हो सकता है कभी कर्टेल कर दी गई हो, तो इसको रिस्टोर किया था कि आप कर सकते हो विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस, ठीक है। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। लेकिन सीक्रेट सिटिंग यदि किसी हाउस की होती है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। इट कैन पनिश मेंबर एज वेल एज आउटसाइडर। कोई मेंबर हो या आउटसाइडर हो, यदि ब्रीच कर रहा है वो प्रिविलेज का और कंटेम्प्ट कर रहा है तो उसको कुल मिला के पनिश किया जा सकता है। स्टेटमेंट नंबर 3 के बारे में बता रखा है, इट हैज़ राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजमेंट के बारे में उनको अधिकार है इस चीज़ का, है ना। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 लाइनें लिखी हुई है। द कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाउस और इट्स कमिटीज। कोर्ट को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है इंक्वायर करने से प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाउस और इट्स कमिटीज, ओके। और लास्ट स्टेटमेंट है, नो पर्सन आइदर ए मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व्ड विद इन द, ठीक है, मतलब हाउस के अंदर कुल मिला के बिना परमिशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम चलते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो क्या बोलता है, विद रेस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है इसके बारे में, प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन, प्रोवाइड फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, पावर्स पार्लियामेंट टू इनेक्ट ए लॉ। तो जो आपका MP आता है, जो लोकसभा में आता है, जो कहाँ से आता है, UT से आता है, तो उसके बारे में पूछा गया है बेसिकली कि क्या कैसा उसका चुनाव का प्रोसीजर है, क्या कौन डिसाइड करता है इस चीज़ को, है ना। तो जनरली तो हम देखते हैं कि उसमें चुनाव होता है और डायरेक्ट इलेक्शन के भी यहाँ पे आता है वो, बट ये डायरेक्ट जो इलेक्शन है ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन है,
ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट, है ना, कोई भी लॉ ला सकती है इस तरीके की, और उसके बिहाफ पे होगा। तो अभी जो लॉ, जो कानून है वो ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन होना है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ए और सी के अंदर आंसर सी निकल के आएगा। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो बात है वो पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू लेके आई है, पार्लियामेंट इस चीज़ को, है ना। तो इस चीज़ को आपको कंसिडर रखना है अच्छे से। तो इसमें आंसर निकल के आता है आपका सी। बेसिकली देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज पावर empowered the parliament to prescribe the manner of choosing the representatives of UT in the Lok Sabha. According to this, Parliament has enacted the UT Direct Election to the House of the People Act 1965, by which the member of Lok Sabha from the UT are also chosen by the direct election. Okay. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। IEA के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो ये पूछा जा रहा है कि IEA किसके परव्यू में आता है बेसिकली। तो आपको याद ही रखना है, ये जो आता है OECD के अंतर्गत ये आता है। तो इसका आंसर हो जाता है सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 62 पे हम चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो बोल रहे हैं ये कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, नहीं, प्रेसिडेंट करेंगे उनको अपॉइंट। ओके, द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, नहीं है, वो आई थिंक प्रेसिडेंट के ही प्लेजर तक जो होंगे मिनिस्टर्स वो अपना आपको होल्ड रखेंगे ऑफिस, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो इसमें आंसर निकल के आएगा आपका नाइदर वन नॉट टू स्टेटमेंट, और आंसर निकल के आएगा डी। ओके, आंसर डी आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो थोड़ी याद रखनी है कि भाई 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 आया था, उसके बाद इसको क्या दिया है, स्टेटस ऑफ यूटी दे दिया है दिल्ली को 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर रख ही दिया है दिल्ली में। अब रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्सी चली रही थी, तो ये इशू, ये क्वेश्चन इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली यही बताया गया था ना कि गवर्नमेंट इन दिल्ली मतलब LG की गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्नमेंट, है ना। और सारी हर चीज़ में कंसेंट अब जरूरी हो गया है गवर्नमेंट का, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर का अब हर चीज़ में कंसेंट जरूरी हो गया है, हर इशू में कंसेंट जरूरी हो गया है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में थी ये खबर, ये इशू काफ़ी न्यूज़ में था। और देखो आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239AB, है ना, ये इंपॉर्टेंट है दिल्ली के कंटेक्स्ट में, बस आपको यही रखना है ध्यान। और पहले जब स्टार्टिंग में जब था तो उसमें क्या था कि 3 जो सब्जेक्ट होते हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इसको बाहर रखा था दिल्ली गवर्नमेंट के परव्यू से बेसिकली, है ना। और यही सारी चीज़ें थी। अब क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर हम चलते हैं। ओके, विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ओके, सेकेंड है द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली। एंड तीसरा आता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेंशन्ड एनी ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, तो देखो तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। पहली है वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यदि इस चीज़ को देखा जाए। और फिर सेकंड स्टेटमेंट जो आती है, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली। तो इसको हम देख लेते हैं 63 में क्या है आंसर। तो 63 में सी आंसर है, मतलब ओनली 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पे, हम देख लेते हैं क्यों है वो गलत। तो देखो पहले लिखा हुआ है फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट, ए फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। दूसरी है नोटेबली नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और फिर लिखा हुआ है ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो रेजोल्यूशन जो राज्यसभा में पास होगा वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू होगा, और इससे एग्री करना है लोकसभा को कब केवल। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगी, मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे होगा यहाँ पे। तो फिर इसको केवल नॉट देना है, उसको केवल उससे केवल एग्रीड होना है लोकसभा को। ठीक है, तो इस तरह से पहली और दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाने की वजह से आंसर यहाँ पे निकल के आता है आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर हम चलते हैं। इन इंडिया नन ऑफ द अबव, नोटा का मतलब क्या है कुल मिला के, तो इसमें लिखा क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, द राइट टू नॉट वोट फॉर एनी कैंडिडेट सीक्रेटली। ठीक है, ये 65 में इसका आंसर हो जाता है बी, 64 में सॉरी। 65 के ऊपर डील करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बोला हुआ है, तो पहली स्टेटमेंट निकल के आती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट ए पर्सन टू बी इलेक्टेड टू इट मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन कंसर्न स्टेट। हाँ, तो कंसर्न स्टेट में उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होना जरूरी है ना। ठीक है, द काउंसिल मस्ट रिटर्न ए मनी बिल विद इन 14 डेज, वे भी ठीक है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी बिकम चीफ मिनिस्टर, तो देखो ये गलत है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, बन सकता है। ठीक है, नहीं बन सकता, ये बात गलत है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक होने की
सॉरी इसमें बोला हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट, 1 मिनट। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है। अब हम पहले पे देखते हैं दोबारा। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पर्सन टू बी इलेक्टेड टू इट मस्ट बी एन इलेक्टर ऑफ एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट, द काउंसिल मस्ट बी रिटर्न विद इन 14 डेज। तो इसमें बी आंसर है क्या, देखते हैं 65 में क्या आंसर आ रहा है। बी आंसर है हाँ। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, क्यों गलत है वो देख लेते हैं हम। हाँ, तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, आरपीएफ 1951 के भी आप पे बताया गया है कि ऐसा होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बोल रखा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिख के आरपीएफ 1951 में लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है और थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो ही जाती है ना, कि हाँ ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि सीएम नहीं बन सकते हैं, वहाँ के जो मेंबर है वो बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन की ग्राउंड के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन कब नहीं की जा सकती है ना, कौन सी चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड होगी, ठीक है। तो पहला है इफ़ ए मेंबर वॉलंटरली गिव अप, तो वॉलंटरली यदि गिव अप कर देगा कोई मेंबर, तो ध्यान रखना है आपको, तो उसको हटा दिया, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इफ़ ए मेंबर अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, तो ये पार्टी विप को फॉलो नहीं कर रहे हो, वोटिंग से आप एब्सटेन हो रहे हो, तो अभी आपको हटाया जा सकता है। इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइन्स ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। देखो एक इंडिपेंडेंट मेंबर यदि ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, और लास्ट ऑप्शन है इफ़ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस जॉइन्स ए पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 months ऑफ हिज बिकमिंग ए मेंबर, ठीक है। तो देखो 3 months के अंदर यदि नॉमिनेटेड मेंबर यदि हो जाता है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर यदि वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो नो इशू। 6 महीने के बाद यदि नॉमिनेटेड मेंबर यदि कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो तीसरा लास्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, तो ये ग्राउंड नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, है ना। और जो थर्ड स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट जो है, सी जो ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन से पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, हाँ तो यदि वो ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। तो इसमें आंसर निकल के आएगा आपका डी। मीन्स यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा बेसिकली। तो 66 में आंसर डी निकल के आएगा आपका। ओके ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है सारे चीज़ें कि इंडिपेंडेंट का क्या होगा, नॉमिनेटेड जो मैंने बता दिया है बेसिकली थोड़ा आपको ना। अब किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात आ रही है ना, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पार्ट ऑफ द एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड इन द डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इन इंडिया। इट इज़ फेमस फॉर असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। रिसेंटली द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज ग्रांटेड परमिशन फॉर कोल माइनिंग इन दिस रिजर्व। द अबोव पैसेज describe which of the following 1 minute, which of the following wildlife sanctuary, okay। so basically वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी हो जाती है दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो इसके आंसर होगा दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बेसिकली 67 का आपका आंसर हो गया है बी, ओके ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट का ये पार्ट होता है, इसको हम ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से के आसपास ये आता है। और दहिंग पटकाई जो डेसिडियस रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कंप्राइज ऑफ जयपुर, है ना, अपर दहिंग एंड डिरॉक, ओके। उसके बाद डिरॉक, हाँ बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, हम आगे चलते हैं। अब बोला जा रहा है कि बेसिकली आपका जो सेकटकर कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, तो सेकटकर कमेटी जो है रिफॉर्म्स इन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। आंसर डी 67 के अंदर डी है, ठीक है। 69 के ऊपर चलते हैं अब हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर पासिंग एन ऑर्डनरी बिल इन ए स्टेट लेजिस्लेचर विद ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे किस तरह से मतलब किसी बिल को पास करवाया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में बताना है हमें यहाँ पे। पहला ऑप्शन आता है या पहला पॉइंट आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो देखो इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि जॉइंट सिटिंग के लिए उनको बुलाया जाए, तो ऐसा नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है ऐसा, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा है द गवर्नर इंजॉय क्वालिफाइड वीटो इफ़ द बिल इज पास बाय द हाउस एंड प्रेजेंटेड फॉर हिज असेंट। तो ये जो है क्वालिफाइड वीटो वाली जो बात आती है ये भी गलत है। तो इसमें आंसर आएगा आपका नाइदर 1 नॉट 2 69 में, ठीक है। तो इसमें बता रखा है बेसिकली जो मैंने बताया कितना एम्पावर्ड नहीं होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, मतलब उसके लिए आपने जॉइंट सिटिंग की कोई व्यवस्था कर रखी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है एवरी बिल आफ्टर इट इज़ पास बाय द असेंबली और बाय बोथ ऑफ द हाउसेज इन केस ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर इट प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट, है ना। दे आर फॉर अल्टरनेटिव हो सकते हैं उस टाइम गवर्नर पे कि वो असेंट दे देगा,
वो विदहोल्ड रख लेगा, वो वापस रिकन्सिडरेशन के लिए लौटा देगा, और वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख लेगा उसको, है ना। तो यहाँ पे देखो, द गवर्नर एंजॉय ओनली ए सस्पेंसिव वीटो, नॉट क्वालिफाइड वीटो। ओके, तो ये ध्यान रखना, क्वालिफाइड वीटो जैसा कुछ नहीं होता है, सस्पेंसिव वीटो रखता है वो। यहाँ पे क्वालिफाइड वीटो नहीं रखा जाता है कुछ भी, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अब कुछ नंबर 70 पे हम आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं बेसिकली, उनकी बात यहाँ पे की गई है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स। देखो, चेयरमैन कहाँ से करेगा, प्रेसिडेंट करते हैं, तो पहले स्टेटमेंट तो डायरेक्टली गलत हो जाती है। द रेशनल ऑफ द नॉमिनेशन टू द राज्यसभा इज टू प्रोवाइड इमिनेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ ए प्लेस विदाउट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द प्रोविजन हैज़ बीन बोर्ड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, नहीं, ये तो हमने आयरिश से लिया है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसमें ऑनली बी आंसर निकल के आएगा 70 के अंदर। जी, बी आंसर है इसमें 70 के अंदर। अब 71 के साथ हम डील करते हैं। ये हमने आइलैंड से लिया है ना। और जो इनका क्या प्रोविजन बोर्ड फ्रॉम द आइलैंड, किसका, नॉमिनेशन वाला। और जो इलेक्शन होता है राज्यसभा का, वो हमने लिया है बेसिकली साउथ अफ्रीका से। देखो, मेथड ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर राज्यसभा इज बोर्डेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज बोर्डेड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 पे जा रहे हैं बेसिकली। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ही शुड बी क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए वो, ठीक है, सॉरी। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द अलायंस एम्यूलमेंट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाती है, तो इसमें आंसर निकल के आएगा बी। 71 में बी आंसर है। और लिखा हुआ भी है, देखो बेसिकली, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट अनलेस, जो क्राइटेरिया होंगे, ठीक है, 35 की एज का क्राइटेरिया है। इफ़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के लिए यदि क्वालिफाइड है तो ठीक है, सफिशिएंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग हो जाती है कि दोनों के लिए होना जरूरी है, आइदर के, है ना। आइदर हाउस ऑफ मतलब क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा और लोकसभा, ये गलत हो जाता है, ओनली फॉर लोकसभा। तो बस यही था, और फिर वो पावर वगैरह दी हुई है ही, तो ये लिख ही रखा है। ही शैल ऑल्सो एंटाइटल टू सच एम्यूलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। ओके, तो एनी ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल कैन बी यूज फॉर है ना, ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। नहीं, तो एनी लैंग्वेज नहीं हो सकती। हिंदी इंग्लिश की बात थी, फिर इंग्लिश को भी हटा दिया था आई थिंक, एंड फिर दोबारा से इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ए मेंबर कैन एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, मदर टंग में वो एड्रेस कर सकता है हाउस को। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, तो इसमें आंसर निकल के आता है बी। 72 का आंसर बी है। और इसमें देखो लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर इंग्लिश एंड हिंदी टू बी द लैंग्वेज ऑफ फॉर ट्रांसलेटिंग बिजनेस इन, ओके, इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो बिजनेस को चलाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली किसकी है, हिंदी और इंग्लिश को अलाउ किया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट ए मेंबर टू एड्रेस द हाउस ऑफ इन हिज मदर टंग, ठीक है। मदर टंग में मतलब क्या आप एड्रेस कर सकते हो हाउस को, ये जो मतलब कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, हाउस का, वो अलाउ कर सकता है। और फिर क्या है, देखो आगे लिखा हुआ है कि इंग्लिश वाज टू बी discontinued as a floor language after the expiration of 15 years from the commencement of the constitution, but official act 1963 ने फिर से इसको अलाउ कर दिया है ना, ठीक है। हम 73 पे चलते हैं। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव बीन ओके प्रोवाइडेड विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। तो इसमें शेड्यूल कास्ट ही है केवल, तो आंसर इसमें शेड्यूल कास्ट आएगा। वैसे शेड्यूल ट्राइब भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो केवल शेड्यूल कास्ट आएगा, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सोसाइटी हैव बीन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन सीट्स और लोकसभा, ओके। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा सी, 73 में आंसर सी है, ठीक है। तो देखो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ऐसा किया हुआ है, और कौन से आर्टिकल में मेंशन है वो बता देता हूँ मैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा आर्टिकल 330 एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली आर्टिकल 332 फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। फिर हुआ क्या था बाद में जाके कि मतलब कि अभी एक 2019 के अंदर जो रेड्डी जी हैं वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी के मूव ए प्राइवेट मेंबर बिल उन्होंने मूव किया राज्यसभा में, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2018 टू क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए आर्टिकल 300 नहीं आर्टिकल 330 ए और 332 ए। उसमें प्रपोजल क्या थे कि ओबीसी के लिए भी इसको इंश्योर किया जाए, है ना।
हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इन द स्टेट। देयर फॉर एज नाउ देर इज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ओबीसी इन लोकसभा। ठीक है, और ये हर 10 साल का क्राइटेरिया होता है ना, 2020 तक इसको एक्सटेंड किया हुआ था और 10 साल की पीरियड के लिए आता है और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तौर पे काउंट होता है आई थिंक। ओके, तो ये सब कुछ था, तो इसमें केवल शेड्यूल कास्ट आएगा आंसर 74। क्वेश्चन नंबर सीटीबीटी के बारे में बता रहा है ये कि जो आपका सीटीबीटी है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं पहले स्टेटमेंट, सीटीबीटी बैन्स एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। बिल्कुल ठीक है। द ट्रीटी कैन ऑल्सो, द ट्रीटी कैन नहीं बेसिकली, द ट्रीटी ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट ह्यूमन सफरिंग एंड एनवायरमेंट। ठीक है। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी, ये भी ठीक है, तो 74 में दिया गया है। तो ये सीटीबीटी की बात कर रखी है ना, जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, ठीक है, ये 1992 से है और यूएस जो है, मतलब इसमें आगे चल के हम देखते हैं थोड़ा, तो ये ट्रू जीरो यील्ड के ऊपर काम करती है। सीटीबीटी बैन्स एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजर और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है इन्होंने कि 182 जो कंट्रीज है वो उन्होंने इनको साइन किया हुआ है ट्रीटी को। ठीक है, और 24 सितंबर 1996 में से ये मतलब ट्रीटी है जो अब तक 182 कंट्रीज ने साइन कर दिया है। अभी आगे और पढ़ लेते हैं हम। तो बेसिकली क्या हो रखा है कि यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि इस ट्रीटी के अंदर इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। वहीं पे जिन लोगों ने साइन किया और रेक्टिफाई नहीं किया है ना, साइन किया और रेटिफाई नहीं किया है, वो है चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इजिप्ट, इंडिया हैव नॉट साइन टू द ट्रीटी। अभी बोलना क्या चाह रहा है, आउट ऑफ द 44 स्टेट 35 स्टेट हैव साइंड रेटिफाइड एंड रेटिफाइड द ट्रीटी 9 स्टेट्स स्टिल नीड टू डू सो। ओके, तो मतलब हमको बेसिकली यहाँ पे यही याद रखना है कि इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने इसको साइन नहीं किया है ना, ये तो हमारे इंडिया कंटेक्स्ट में ही हमको याद रखना है। अभी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ही एडजन्स द मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ही एडजन्स मीटिंग ऑफ द बोथ द पावर, तो एडजन करने का काम तो ये नहीं करते हैं, तो गलत है पहली स्टेटमेंट तो ना। नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, तो अभी इसको तो हटा ही दिया गया है ना एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन को, तो अभी जो एक्ट अमेंडमेंट आया है रिसेंट उसमें, तो ये रिमूव कर दिया गया है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेशन होता था वो अब ख़त्म हो चुका है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स नहीं दी गई हैं, आपको ये याद ही रखना है कि जो पीपल्स आरपीए जो 1951 है उसमें और सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स है मेंशन उसमें नहीं है, तो बी आएगा इसमें आंसर। बिल्कुल ठीक है। तो देखो इसमें है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो मेंशन है उसमें है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन है जो लिख रखी है, लेकिन वो मेंशन नहीं है जो, ठीक है ना, बता दिया गया है। अब चलते हैं हम अब चलते हैं 77 के ऊपर। बेसिकली 77 जो क्वेश्चन है वो बोलता है विद रेस्पेक्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के संबंध में जो स्टेटमेंट्स देखनी है हमको, जो सेशनल जज होता है या सेशन जज होता है, सेशंस जज होता है पावर टू इम्पोज कैपिटल पनिशमेंट। जी ठीक है, बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट वो इम्पोज कर सकते हैं। और दूसरा बोला जा रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो ट्राई कर सकते हैं क्रिमिनल केसेज को, आर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 7 ईयर्स। बिल्कुल ये भी ठीक है, तो आंसर इसमें सी निकल के आएगा 77 में। अब देख लेते हैं थोड़ा कोर्ट का मतलब किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जनरली हम जानते हैं कि हायरकी कैसे चलती है, हायरकी जो चलती है पहले हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, आल्सो नोन एज लोअर कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आल्सो सो कॉल्ड बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेशन टू ईच हाई स्टेट हाई कोर्ट्स। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट जज इज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ही पजेज ओरिजिनल एंड अपलेट जुडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। व्हेन ही डील्स विद सिविल मैटर्स तब उसको क्या बोला जाएगा, इन दैट सिचुएशन उसको बोला जाएगा सेशंस जज। और जब वो क्या करेगा क्रिमिनल के ऑफेंस के साथ देखेगा, जब वो सिविल केसेस देखेगा तब उसको बोला जाएगा सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज, और जब वो क्रिमिनल केस देखेगा क्रिमिनल केसेस देखेगा तो उसे बोलेंगे सेशंस जज। एज ए डिस्ट्रिक्ट जज मतलब जब वो सिविल केसेस देख रहा है वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर को इंजॉय करेगा, एक्सरसाइज करेगा। ही ऑल्सो हैज़ सुपरवाइजरी पावर और ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट। अपील अगेंस्ट हिज ऑर्डर वो कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट में होगी। जो सेशंस जज होगा जो कि क्रिमिनल केस देखता है, पावर होगी उसको सेंटेंस देने की, कितनी कैपिटल पनिशमेंट वो दे सकता है, ध्यान रखना। हाउएवर कैपिटल पनिशमेंट तभी मतलब उसको पहले कंसेंट मिलना जरूरी है हाई कोर्ट का, है ना, पहले नहीं बाद में, मतलब कैपिटल पनिशमेंट पास बाय हिम सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट्स वेदर देयर इज अपील और नॉट, चाहे अपील हो चाहे ना हो। बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स स्टैंड द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज ऑन द सिविल साइड एंड द कोर्ट ऑफ चीफ
जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। ठीक है, अब इसमें आगे लिख रखा है कि जो आपका सबऑर्डिनेट जज है ना, एक्सरसाइज अल्टीमेट ठीक है पैक्यूनियरी जुरिडिक्शन ओवर सिविल सूट्स। ओके, अब लास्ट लाइन देख लेते हैं। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड क्रिमिनल केसेज विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 ईयर। ठीक है, तो 7 ईयर्स की जो टर्म्स होती हैं वहाँ तक ही देखेगा। जो आपको कौन होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, यही लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, तो ये ठीक हो जाता है आपका, है ना। ओके, और जो आपका सेशंस जज था वो क्रिमिनल केसेस को जब हैंडल कर रहा था तो कैपिटल पनिशमेंट को देख रहा था वो। ठीक है, और जब वो कैपिटल पनिशमेंट को देख रहा था। ठीक है, ओके, हम फर्दर प्रोसीड करते हैं 78 क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन्स व्हेन ए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस डज नॉट, है ना, जब वो सब्सक्राइब नहीं करता है उसको तो क्या होता है, ये बोलने की कोशिश की जा रही है, पूछने की कोशिश की जा रही है ना। जो इलेक्टेड मेंबर होता है, ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बट नॉट वोट। पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है, वोट तो दूर की बात है ना। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ही इज इलीगल, सॉरी, ही इज एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। नहीं, उनको नहीं मिलेगी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटी जब तक कि वो सब्सक्राइब टू एन ओथ नहीं करेंगे। तो इसमें आंसर निकल के आएगा डी। ओके, डी आंसर है। और देखो क्या क्या हो सकता है वो बता दिया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस मेंबर टेक ए ऑथ ही कैन नॉट वोट, पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। बाद में आगे भी लिखा हुआ है कि पेनल्टी भी उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती है 500 रुपये की पर डे के हिसाब से, किन किन कंडीशंस में, यदि वो क्या करता है, ओथ को सब्सक्राइब नहीं करता है, और यदि वो क्या होता है, नॉट क्वालिफाइड, है ना, क्वालिफाइड नहीं होता है, व्हेन ही नोज दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड एंड ही इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम हिज मेंबरशिप, और फिर भी वो आ रहा है, कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। और जब उसको क्या होता है, वो उसको रोका हुआ है सिटिंग में आने से, वोटिंग करने से, है ना, पार्लियामेंट के किसी लोग के बिहाफ पे, तो ऐसा ऐसा कुछ है। व्हेन ही नोज दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड एंड और दैट ही इज डिसक्वालिफाइड हिज मेंबरशिप। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। इसमें आर्टिकल 301 के बारे में कुछ बातें हो रखी हैं, क्या बोलता है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 79 है, वो डील करता है, डील विच 79 को पढ़ते हैं हम। विद एन एम टू ब्रेक डाउन द border barriers between the states, the Constitution of India under Article 301 declares that trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free but with some few exceptions. With reference to the above paragraph, consider the following statements. Parliament can impose restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between the states in the public interest. बिल्कुल पार्लियामेंट तो है, तो कर सकती है रेस्ट्रिक्ट इन सब चीज़ों को। Parliament may give preference to one state over another state in case of scarcity of goods in any part of the India. हाँ, तो ये स्पेशल सिचुएशन यदि आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल प्रिविलेज दिया जा सकता है किसी स्टेट को, तो दोनों स्टेट में ठीक हो जाती है आपकी 79 के अंदर। ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। हम क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है मिशन सागर के बारे में कुछ बात करना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 80। फिर आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात होती है, फिर ऑपरेशन वार स्पीड की बात होती है। तो देखो इसमें जो मिशन सागर है ये इंडियन नेवी टू, ये गलत हो जाता है। ऑपरेशन समुद्र सेतु है मेडिकल असिस्टेंट, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि आई थिंक ये उल्टा है ना, कि समुद्र सेतु जो है वो तो जाता है आपका इंडियन नेवी टू, है ना, के लिए, और ये जाता है मेडिकल असिस्टेंट के लिए। मिशन जो सागर है ना, वो जो कि सागर करके जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का हमारा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल करके, उसके ही मतलब कंटेक्स्ट में है जो मिशन सागर है वो। तो उसमें मेडिकल असिस्टेंट वगैरह की बात की हुई है। और जो ये तीसरे नंबर की जो स्टेटमेंट है, ऑपरेशन वार्प स्पीड जो है, जो एक्सेलरेट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन को, है ना, यूएसए में कुछ इसमें इन्वॉल्व है, ये ठीक हो जाता है। तो इसमें आंसर निकल के आता है केवल 3। तो इसमें आंसर निकल के आता है सी, और बिल्कुल सी आंसर ही है इसमें। देखो लिखा हुआ भी है सब कुछ, ये लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में ना, कोविड-19 को बढ़ाने से लेके, और सागर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, वो उसके बारे में भी लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू द 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल ठीक है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन ऑप्शन ऑफ ए 2-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन द स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीड 20 lakhs। तो ये भी ठीक है, 2 tier की व्यवस्था हो सकती है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है प्रोविजन। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं किया होगा प्रोविजन, ये प्रोविजन तो, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। चलो देखते हैं 81 में क्या है। सी है, हाँ ठीक है, बहुत कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोवाइड किया है ये प्रोविजन, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती हैं आपकी। अब 82 के ऊपर अब आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू जोनल काउंसिल, है ना,
ये स्टेटरी बॉडी है। हाँ बिल्कुल, सेवन्थ जो आपका अमेंडमेंट हुआ था और जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका आया था उसके बिहाफ पे मतलब उसी टाइम पे इनको लेके आए थे, तो बिल्कुल स्टेटरी बॉडी है। और होम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है ईच ऑफ दीज काउंसिल्स। हाँ ये भी ठीक है, होता है। 82 के अंदर भी आपका सी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये स्टेटरी बॉडी होती है और ये जो SRA एक्ट 1956 के अंदर आई है। और देखिए जो थोड़ी मेंबरशिप की बात, क्योंकि चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन, इन सब जो सबकी बात कर रखी है। अभी कौन कौन सी काउंसिल्स हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सेंट्रल काउंसिल जो है उसमें कौन कौन आ रहा है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। नॉर्थ जो आपकी काउंसिल है उसमें क्या आ रहा है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, NCR, ठीक है, NCT सॉरी, है ना, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो इन सबको आपको याद रखना है बेसिकली। अब हम 83 के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। लीडर ऑफ द हाउस इज प्रोवाइडेड, द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इज प्रोवाइडेड अंडर, मतलब कहाँ लिखा हुआ था, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर लिखा हुआ है, बी आएगा 83 के अंदर। और ये मतलब क्या होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं यदि यदि राज्यसभा से आते हैं तो लोकसभा में जो लीडर ऑफ हाउस होगा उसको वो नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और वैसे ही लोकसभा राज्यसभा के अंदर क्या होगा, राज्यसभा में बेसिकली जो लीडर ऑफ हाउस होगा वो शायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, वो डिसाइड करेंगे लीडर ऑफ हाउस। देखो लिखा हुआ राज्यसभा दे इज आल्सो लीडर ऑफ हाउस, है ना, ही इज मिनिस्टर एंड ए मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही नॉमिनेटेड किए जाएंगे, तो दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। एक्चुअली में यदि प्राइम मिनिस्टर खुद ही होते हैं तो वो तो खुद ही हो जाते हैं लीडर ऑफ द हाउस, यदि प्राइम मिनिस्टर होते हैं लोकसभा के अंदर, तो अदरवाइज नहीं होते हैं लोकसभा से। इन दैट सिचुएशन वो क्या करते हैं, किसी मिनिस्टर को अपनी तरफ से नॉमिनेट कर देते हैं, और राज्यसभा में तो वो नॉमिनेट करेंगे ही, है ना, यदि वो नहीं होते हैं तो बेसिकली लीडर ऑफ द हाउस। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। द कमिटी कंसिडरिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर कंसर्न मिनिस्ट्रीज, it secures the accountability of the executive and also assists in debating the budget. The members to the committee are nominated by the presiding officer of both the houses. कमेटी कौन सी होगी, वो होगी आपकी, देखो ये कमेटी आपकी हो जाएगी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ओके, तो 84 में आपका सी आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इनकी क्या कब बात की गई है, क्यों लेके आई गई है कमेटी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो रूल्स कमेटी ऑफ द लोकसभा रिकमेंडेड 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ की बात की थी इन्होंने। अकॉर्डिंग टू 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ वर 8 अप्रैल को ही सेट की गई, फिर एडिशनली कुछ और लाई गई और अभी 24 हो गई हैं पूरी। और इनके जो फंक्शंस होते हैं वो हम देख लेते हैं थोड़े से, कि वही है कि जो भी देखो ये कंसिडर करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेक रिपोर्ट टू द हाउस, है ना, टू एग्जामिन बिल्स, है ना, बिल्स वगैरह का एग्जामिन करेंगी जो कमिटी बाई द चेयरमैन, है ना। ओके, ये सारी इसके फंक्शन हो जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी से रिलेटेड थी ये स्टेटमेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 85 पे हम चलते हैं। तो 85 क्वेश्चन है, बोलता है सेंट्रल स्टेट जो फाइनेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो पहला जो पॉइंट आता है बोलता है प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज ऑन्ड बाई स्टेट कैन नॉट बी टैक्स बाई द सेंटर। तो इसमें बोल रहा है कि सेंटर टैक्स नहीं लगा सकता है उनके ऊपर, जो प्रॉपर्टी वगैरह जो स्टेट्स ऑन करते हैं, है ना, बी टैक्सड बाई सेंटर। तो ये गलत है, लगा सकता है सेंटर तो टैक्स, इसमें कोई बात नहीं है। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर विद इन स्टेट आर सब्जेक्टेड टू स्टेट टैक्सेशन, तो कोई ये नहीं है स्टेट टैक्सेशन लगाया जाए, नहीं लगता है स्टेट टैक्सेशन जनरली सेंटर की जो प्रॉपर्टी होती है, लेकिन पार्लियामेंट कोई बिल ला के अलाउ कर सकती है इसको, है ना। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ द कॉर्पोरेशन कंपनीज ऑन बाय द स्टेट कैन नॉट बी टैक्स बाय द सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है। 85 के अंदर डी आएगा आंसर आपका। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। 86 बोलता है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड अपॉन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1/3 होती है और मिनिमम 40 होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट। करंटली 7 स्टेट्स हैव द क्रिएटेड लेजिस्लेटिव, नहीं जम्मू कश्मीर हट गया है, तभी 6 के अंदर ही है केवल, है ना। नाम मैं बता देता हूँ आपको, महाराष्ट्र, देखो 4 नीचे एक साथ जो है लगभग, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और नॉर्थ में जब हम आ जाते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 6 हैं ये जिनमें की है, तो 7 नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। जब दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है तो आंसर क्या, तो ए होगा या सी होगा। तो ए आपको पता है कि ठीक था बिल्कुल, तो फिर आपका आंसर ए ही आ जाएगा। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका आंसर इसमें निकल के आएगा ए 86 में, बिल्कुल ठीक है। 87 देखते हैं, द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द वोटिंग एज लिमिट मस्ट बी पास बाई। देखो यदि आपको एज को कम या ज़्यादा करना है अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो कि पहले किया भी जा चुका है, तो ये एक तरीके के इससे स्टेट का भी कंसर्न है ना, तो ये स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करवाना करेगा विद कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर सी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 88 आता है, ठीक है। और पहले ये हो भी चुका है ना, मतलब इस तरीके का आर्टिकल 326 में इसको मेंशन किया हुआ है ना, और कि मतलब जो आपका ये अडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, है ना। और पहले इसको अमेंडमेंट हो चुका है, 61 अमेंडमेंट 1988 के भी यहाँ पे इसको कम किया गया था, और इसमें स्पेशल मेजोरिटी होगी, है ना, प्लस में कितना होगा, कंसेंट रिक्वायर्ड होगा 50% स्टेट्स का, 50% +1 स्टेट का, ठीक है, वट एवर, ठीक है।
अब 88 में किसी ट्राइब के बारे में बात की गई है कि वो कौन सी ट्राइब है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। इट इज़ वन ऑफ द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी, जो कि पूरे 75 है ना। पूरी जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइब्स हैं, लगभग 700 प्लस हैं, और पीवीटीजी 75 हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये पीवीटीजी की बात चल रही है इन महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ गुजरात। दे आर नॉन फॉर देयर ओल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग कथा काटेचू, द thicked sap from the wood of khair. Recently, people from this tribe is associated with setting up a successful enterprises in the marketing of giloy, ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जहाँ जो कि डिफाइन किया हुआ है आपका 2006 एक्ट के अंदर है ना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। तो कौन सी ट्राइब है ऐसा जो कर रही है, तो इसका आंसर है देखो कटकारी, कटकारी ट्राइब है ये। तो आंसर इसका डी निकल के आ रहा है कटकारी ट्राइब। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं हम लोग। 89 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी रिगार्ड एज द इंपोर्टेंसी ऑफ हैविंग ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो क्या इंपोर्टेंसी है, तो पहला बोलता है इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। इट गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ठीक है। इट एक्ट एज ए रिसीविंग बॉडी एंड प्रेवलेंट पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ पावर, बिल्कुल ठीक है। तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसमें आपका आंसर 89 में डी निकल के आएगा। अब 90 के ऊपर हम चलते हैं तुरंत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉलेंट्री, डिस्क्रिशनरी और ऑप्शनल प्रोविजन अंडर द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वॉलेंट्री, डिस्क्रिशनरी, ऑप्शनल प्रोविजन कौन से हैं। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू MP MLA इन द पंचायत फाइलिंग विद देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, तो हाँ बिल्कुल ये है ना। डिस्क्रिशनरी ऑप्शनल जो प्रोविजन, वॉलेंट्री प्रोविजन ये है। दूसरा आता है डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल द सीट्स इन पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं कहीं, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू सीट फॉर बैकवर्ड क्लास, ये भी है। तो 1 और 3 इसमें आंसर हो जाता है। 90 का जो आंसर है सी है, 1 और 3 बिल्कुल ठीक है। 91 के ऊपर हम चलते हैं। जो 91 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 91 क्वेश्चन पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। देखो जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल होती है, तो यदि असेंबली डिजॉल्व हो जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर कौन से बिल्स हैं वो लैप्स हो जाएंगे, इसकी बात चल रही है। ये बिल इन पेंडिंग इन काउंसिल बट नॉट पास बाय द असेंबली, तो पेंडिंग ही है काउंसिल में, भी काउंसिल में ही चल रहा है और पास किया ही नहीं असेंबली, तो वो तो क्या लैप्स होगा, तो वो पहला आंसर नहीं आएगा। तो फिर आंसर अपने आप ही पहली जो स्टेटमेंट है वो आंसर में नहीं है, तो अपने आप ही आंसर 2 और 3 हो जाता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं अब। A bill pending in the assembly, whether originated in the assembly or transmitted to the council, a bill passed by the legislature but pending assent of the governor or the president, है ना। सॉरी, अभी इसको थोड़ा देखते हैं। अच्छा, इसमें बोला हुआ है नॉट लैप्स, कौन सा लैप्स नहीं होगा। हाँ, तो बिल पेंडिंग इन काउंसिल बट नॉट पास बाय द असेंबली, ओके, ये तो लैप्स नहीं होगा, पहला लैप्स नहीं होगा, थोड़ा सा मैंने इसको गलत समझ लिया था शायद। हाँ, पहला लैप्स नहीं होगा, दूसरा होगा ए बिल पेंडिंग इन द असेंबली वेदर ओरिजिनेटेड इन द असेंबली, और ये लैप्स हो जाएगा। ए बिल पास बाय द लेजिस्लेचर बट पेंडिंग गवर्नर के असेंट के लिए ना, ये भी लैप्स नहीं हो। तो 1 और 3 इसमें आंसर होना चाहिए 91 में, देखते हैं सी आना चाहिए आंसर। हाँ सी है, तो जो असेंबली मतलब कि सी इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ओके, 92 के अंदर हम चलते हैं। 92 क्वेश्चन पे अब चलते हैं। विथ रेफरेंस टू पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन पर्सन ऑफ द राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला बोलता है वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स फ्रॉम द अमंग द मेंबर ऑफ ए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ठीक है स्टेटमेंट। द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन प्रिजाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑन द चेयरमैन इज वैकेंट, ऐसा नहीं होता है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें आंसर ए निकल के आएगा 92 में। ओके, ये आंसर है इसमें ना, थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग। अब चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो रिजर्व करते हैं ना वो बिल को, उसके बारे में स्टेटमेंट्स है, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट्स इन्होंने दे रखी हैं। पहला है इफ़ द प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इट हैज़ टू कंसिडर इट विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। इफ द बिल इज अगेन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ही इज बाउंड टू गिव असेंट, देखो बाउंड नहीं होगा प्रेसिडेंट कभी भी किसी स्टेट को बिल को कंसेंट देने के लिए, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाता है। फिर 1 और 3, 93 में बी आंसर निकल के आएगा। फिर भी हम लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट विच इंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, यदि स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन डेंजर में आ गई है ना, तो हाँ इसको अब फिर कंसेंट के लिए रखना पड़ेगा, कंसिडरेशन के लिए रखना पड़ेगा बेसिकली प्रेसिडेंट के, किसको, गवर्नर को। तो 1 और 3 स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। अब देखते हैं 94 वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत के डिसोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात हो रखी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द ग्राउंड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोई ग्राउंड स्पेसिफाइड नहीं किया है इसके डिसोल्यूशन के लिए। देखते हैं आगे। द न्यू पंचायत constituted upon the dissolution of a पंचायत बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेनिंग, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाइड द ग्राउंड फॉर, हाँ तो ये स्टेटमेंट तो ठीक होनी चाहिए, तो इसमें सी आना चाहिए 94 में। लेट्स सी।
सी है बिल्कुल, तो कोई ग्राउंड नहीं बनाया है कोई भी, और यदि ये डिजॉल्व हो जाती है तो फिर उसको मतलब कि आप बस रिमेनिंग टाइम के लिए उसका इलेक्शन होगा, है ना। पर ये ध्यान रखना आप, यदि कि केवल मान लो कि टाइम 5 साल का होता है, वो पूरा होने वाला था और केवल 6 महीने बचे थे, तब डिजॉल्व यदि हो गई है तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन करवाएं जाए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब 95 पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज आर लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज ए गवर्नर। गवर्नर बनाने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ही शुड नॉट बिलोंग टू दैट स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। एंड थर्ड है, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। जहाँ पे उसको अपॉइंट करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या, देखते हैं। ही शुड कंप्लीट, ये भी ठीक है लाइन। तो इसमें आंसर 95 में जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका बी। मतलब ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो नहीं होना चाहिए उस स्टेट का। ही शुड नॉट बिलोंग टू, द कन्वेंशन चल रहा है बस एक, है ना, बस ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। तो 96 के ऊपर चलते हैं। Which of the following statement is correct with reference to the governor of a state? He is entitled to such emoluments, allowance and privilege as may be determined by the state legislature. Okay. नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आएगा इसमें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट करती है ना इस चीज़ को डिसाइड। तो और आई थिंक वो भी करते हैं, हाँ शायद वही करती है या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करता है, तो इसको हटाओ आप, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। वन पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट्स, ये भी गलत है क्योंकि कर सकते हैं ना। और लास्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन विच गवर्नर में बी रिमूव, तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, तो सी आता है इसका आंसर, ठीक है। और इसमें देखो लिखा हुआ है 96 के अंदर सॉल्यूशन में कि क्या लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं कि इनको कौन देखता है। गवर्नर, है ना, 7th कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसको किया गया है, ठीक है। मतलब 7th के बाद ये अलाउ हुआ है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए हो सकता है गवर्नर, ओके। और सिंस गवर्नर होल्ड्स ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, हिज ऑफिस हैज नो फिक्स टर्म्स, प्रेसिडेंट कैन रिमूव गवर्नर, ओके। गवर्नर इज एंटाइटल्ड टू सच इम्यूलेशन अलाउंस एंड प्रिविलेज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, ओके, पार्लियामेंट डिटरमाइंड इसको करेगी, ओके। 97 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहा है आपको कि कौन सा एक ऐसी कमिटी थी जिन्होंने कि 2 टायर की रिकमेंडेशन दी, ठीक है। तो ये अशोक मेहता कमेटी थी, आपको ध्यान रखना है ना। और ये 1977-76 के आसपास आई थी, अशोक मेहता कमेटी थी। उसके अलावा जितनी भी कमेटी थी उन्होंने 3 टायर की रिकमेंडेशन दी थी, तो आपको इसको याद रखना है ना। 98 के ऊपर चलते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है यूटी का जुडिक्शन जो है कौन से मतलब कि एक तरीके से हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो अंडमान निकोबार का आपको पता है कोलकाता वाले के अंडर में आता है, लक्षद्वीप का केरला के अंडर में आता है, बिल्कुल ठीक है। और दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली अब एक साथ हो गए हैं, तो उनका आता है बॉम्बे के अंडर में। और गोवा का भी बॉम्बे में आता है ना, गोवा हालांकि राज्य लेकिन बॉम्बे के अंडर में आता है उसका हाई कोर्ट भी। तो यहाँ पे जो सही आता है एक स्टेटमेंट केवल बी सही होता है, केवल 2 सही है, मतलब बी आंसर इसमें आएगा 98 के अंदर, है ना। और वही सब कुछ इसमें मेंशन किया होगा, ठीक है। 99 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू एस्टिमेट कमेटी। द कमिटी वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट इन 1950 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, ये 1950 नहीं, रिकमेंडेशन जो थी वो किसी और की थी, जॉन मिथाई वगैरह की थी शायद, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, देखते हैं किनकी थी। हाँ, तो जॉन मिथाई की थी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम के, उनकी, ओके। और इट मेंबर्स आर ओनली फ्रॉम, हाँ मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। थोड़ा और देख लेते हैं एस्टिमेट कमेटी के बारे में। इसमें 30 लोगों की कमेटी होती है, ठीक है ना, नॉट मोर देन 30, और सभी लोकसभा से होते हैं। और जो एस्टिमेट कमेटी होता है वो एग्जामिन करती है बजट को, एस्टिमेट्स को, है ना, ये सारे काम होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके संदर्भ में कौन से पॉइंट सही है। ही अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइंस हिज कंडीशन ऑफ सर्विस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, गवर्नर करता है इस काम को। ही अपॉइंट्स एंड रिमूव चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ अपॉइंट करता है, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट करता है, तो सेकंड गलत हो जाता है, तो पहला बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें आंसर ए निकल के आएगा 100 के अंदर। तो इस तरह से हमारा पेपर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम पेपर नंबर 3 के साथ डील करेंगे। धन्यवाद।